नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। पहली परियोजना राम भवन से कलेक्टर निवास होते हुए पुलिस लाइन चौराहा तक सड़क निर्माण की है, जिसकी लागत 57 लाख रुपए है। दूसरी परियोजना PWD कार्यालय से नवीन जिला न्यायालय भवन तक सड़क निर्माण की है, जिस पर 22 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों कार्यों की शुरुआत 20 नवंबर सुबह 9 बजे पुलिस लाइन चौराहा पर की गई। विभाग के अनुसार इन सड़कों के निर्माण से शहर के यातायात और आवागमन में महत्वपूर्ण सुधार होगा। अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। पहली परियोजना राम भवन से कलेक्टर निवास होते हुए पुलिस लाइन चौराहा तक सड़क निर्माण का है, जिसकी लागत 57 लाख रुपए है। दूसरी परियोजना PWD कार्यालय से नवीन जिला न्यायालय भवन तक निर्माण की है, जिस पर 22 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों कार्यों की शुरुआत 20 नवंबर सुबह 9 बजे पुलिस लाइन चौराहा से की गई। विभाग के अनुसार इन सड़कों के निर्माण से शहर के यातायात और आवागमन में महत्वपूर्ण सुधार होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अजमेर के उत्तर क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इसके साथ ही शहर में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से नालों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अजमेर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी वार्डों में सड़क व नाली सुधार कार्य तेजी से अंतिम चरण में है। देवनानी ने आश्वासन दिया है कि शहर की बिजली समस्याओं को भी जल्द दूर किया जाएगा। उनका कहना है कि आने वाले महीनों में बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार दिखाई देगा। विकास की ओर तेज गति से अग्रसर है और उस कड़ी में आज लगभग 77 लाख की सड़कों का शिलान्यास किया है, जिसमें से एक सड़क जो अपने राम भवन से लेकर के और कलेक्टर के निवास तक की सड़क लगभग 57 लाख की लागत से बनने जा रही है और एक दूसरी सड़क जो PWD से लेकर के और नए कोर्ट तक बनेगी 22 लाख की लागत से। तो लगभग 57 और 22 से लगभग आपके 79 लाख की लागत से बनने जा रही है। मैं समझता हूं कि अजमेर में उत्तर में लगभग 110 करोड़ की लागत से सड़कें का निर्माण चल रहा है और लगभग 60 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण चल रहा है या पूरा हो गया है। तो लगातार अजमेर सड़क और नाली के, मैं समझता हूँ, शायद मैंने अभी भी सबको कहा है, किसी के वार्ड में कोई सड़क बची हो तो मुझे लिख करके दे दें, आगामी समय में उसको भी बना देंगे। और अजमेर सड़क और इससे रहा, लेकिन बिजली की समस्या से बहुत जल्दी इसको निजात मिलने जा रही है। अजमेर में लगभग 150 करोड़ की लागत से एक GSS हाथीवाटा में जो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर गैस आधारित GSS है, वह भी अगले महीने उसका श्री गणेश हो जाएगा। मैं समझता हूँ बिजली, पानी, सड़क, नाले, इससे अजमेर आगे बढ़ रहा है। और पानी के लिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, लगभग 600 करोड़ की योजनाएं आपके उसके वर्क ऑर्डर, वित्तीय स्वीकृति हो गई, वर्क ऑर्डर होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस 2025 से पहले उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। बाकी तो निरंतर हम कर रहे हैं। तो मेरा जो एक चुनाव के दौरान सबसे निवेदन था, हम सब मिलकर के अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर, सुंदर अजमेर, स्वच्छ अजमेर हम बनाने जा रहे हैं। तो उस ओर कदम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 2 ही बजटों में अपने को काफी पैसा मिला है, अभी 3 बजट और है। मैं समझता हूँ कि ये और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबका स्नेह और आत्मीयता बनी रहे और हम सब मिलकर के अजमेर को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस परीक्षा व्यवस्था को लेकर चौक चौबंद प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके तहत सुरक्षा, पर्यवेक्षण, उपस्थिति और निगरानी हर स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चौक चौबंद प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके तहत सुरक्षा, पर्यवेक्षण, उपस्थिति और निगरानी हर स्तर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि परीक्षा की पहली पारी की शुरुआत सुचारू रूप से हो चुकी है और जिले के सभी केंद्रों से व्यवस्था संतोषजनक बताई जा रही है। शहर में बीएलओ की संख्या अधिक होने के कारण कई शिक्षकों को एक साथ 2 जिम्मेदारियों का दबाव झेलना पड़ रहा है। इस मुद्दे की गंभीरता को लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जिला कलेक्टर से चर्चा की और 20 व 21 नवंबर को महत्वपूर्ण पेपर के मद्देनजर वॉलंटियर्स को अस्थायी रिलैक्सेशन दिलवाने में सफलता पाई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि परीक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। छात्र बिना किसी दबाव और बाधा के अपनी परीक्षा दे सके, इसके लिए हम हर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हमारी सारी व्यवस्था चौक चौबंद है। प्रश्न पत्र वितरण से लेकर के आज प्रथम पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। कहीं पर हमारी आवश्यकता थी, शहरों में बीएलओस ज़्यादा हैं, तो हमने कलेक्टर साहब से मिलकर के कल कुछ को रिलैक्सेशन करवाया, क्योंकि 20-21 को थोड़ा कंपल्सरी पेपर्स होने के कारण तो उनको रिलैक्सेशन मिला है वॉलंटियर्स। वो पीएस यूपीएस में है तो उसको मैनेज कर रहे हैं। सीनियर में भी उनको भी हमने व्यवस्था तो कर ली है उनकी भी, कि वहाँ चाहे 1-2 टीचर रहे, कैसी भी व्यवस्था करें, क्योंकि परीक्षा प्राथमिकता। अजमेर में कमला नेहरू अस्पताल के बाहर फैली गंदगी ने मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। अस्पताल परिसर के बाहर जहां मरीज और उनके देखभाल करने वालों को राहत मिलनी चाहिए, वहीं चारों ओर फैला कचरा, दुर्गंध और अस्वच्छ माहौल उनकी मजबूरी बन चुका है। अजमेर के कमला नेहरू अस्पताल के बाहर फैली गंदगी ने मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। अस्पताल परिसर के बाहर जहां मरीज और उनके देखभाल करने वालों को राहत मिलनी चाहिए, वहीं चारों ओर फैला कचरा, दुर्गंध और अस्वच्छ माहौल उनकी मजबूरी बन चुका है। नागौर जिले के डेगाना गांव से अपने पिता का इलाज करवाने आए परिजनों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से वे एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। गंदगी के बीच खाना खाने को मजबूर है। अस्पताल के भीतर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें रोजाना बाहर ही भोजन करना पड़ता है। परिजनों ने रोष जताते हुए बताया कि इतनी गंदगी में बैठकर वे खाना नहीं खा पाते, लेकिन मजबूरी है, पर अस्पताल प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली। अगर हालात ऐसे रहे तो मरीजों के साथ साथ उनकी देखभाल करने आए लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। अस्पताल के बाहर पड़ी कचरे की ढेरियों से उठती बदबू, गंदे पानी की निकासी और सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति ने साफ दिखा दिया है कि सफाई व्यवस्था सिर्फ कागजों में चल रही है। जो जगह मरीजों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ होनी चाहिए, वह अब खुद संक्रमण का केंद्र बनती जा रही है। परिजनों का कहना है कि ये सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही है। अजमेर में आया हूँ कमला नेहरू हॉस्पिटल में, और यहाँ पे मेरे ससुर जी का इलाज चल रहा है। टीबी पेशेंट है। यहाँ पे बाहर खाने पीने, वहाँ बाहर व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे गंदगी है चारों तरफ, यहीं पे सब खाना खाते हैं। देख लो आप खुद भी नजारा कैसा है। क्या फर्श भी पूरा टूटा पड़ा, गंदगी बहुत है। नीचे तो गंदगी है पूरा। फर्श खाना वाना कैसे खाते हैं यहाँ पे? खाना नीचे ही खाते हैं, गंदगी में ही खाते हैं। तो मतलब क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं यहाँ गंदगी हटाए, कम से कम स्वस्थ रहे कितने पेशेंट। दिन से आपके परिवार में को भर्ती है? मेरे परिवार में 4 दिन से यहाँ एडमिट है। 4 दिन हो गए यहाँ पे। व्यवस्था को देखते हुए क्या कहना चाहते हो? व्यवस्था प्रशासन से यही है कि यहाँ पे गंदगी हटाए और थोड़ी बहुत स्वस्थ रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह शरीफ में उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से चादर और अरदाश पेश की गई। उद्धव और आदित्य ठाकरे की तरफ से भेजी गई चादर को शिव वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला मुंबई से लेकर पहुंचे। निजाम गेट से सूफियाना कलाम के बीच भव्य चादर जुलूस निकाला गया। दरगाह पर चादर चढ़ाकर ठाकरे परिवार की सलामती, सफलता और शिवसेना की चुनौती जीत की दुआ मानी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से चादर और अरदास पेश की गई।
उद्धव और आदित्य ठाकरे की तरफ से भेजी गई चादर को शिव वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला मुंबई से लेकर पहुंचे। निजाम गेट से सूफियाना कलाम के बीच भव्य चादर जुलूस निकाला गया। दरगाह पर चादर चढ़ाकर ठाकरे परिवार की सलामती, सफलता और शिव वाहतुक की चुनावी जीत की दुआ मांगी गई। साजिद सुपारीवाला ने कहा कि इस चादर पोशी के मौके पर न सिर्फ पार्टी की जीत बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली और हर वर्ग की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह हमेशा एकता और मोहब्बत का संदेश देती है। नफरत से नहीं जीत पाओगे, तो ये प्यार मोहब्बत बांटने के लिए हम यहाँ से महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं। हमारे खास करके सलमान चिश्ती जो हमारे हमेशा से यहाँ के खादिम रहे हैं, उस्मान चिश्ती जो उनके वालिद साहब रहे वो भी हमारे खादिम रहे हैं हमारी फैमिली के, और आज अमान को वही लेगेसी को लेकर आगे जा रहा है। उसी तरह से उद्धव बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को लेकर बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी उद्धव ठाकरे ले आए और उस लेगेसी को आदित्य ठाकरे साहब हमारे आगे ले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे आदित्य ठाकरे साहब को भी जो सीएम बनने का हमारा जो ख्वाहिश है वो एक दिन पूरी होगी। आमीन आमीन। और वो हो ना हो, वो तो बेताज बादशाह है। ठाकरे हमेशा बेताज बादशाह रहे। ख्वाजा गरीब नवाज के करम से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस पार्टी में इंसाफ, मोहब्बत और काफी रिस्पेक्ट दी गई। आज आदित्य साहब और उद्धव साहब ने अपने हाथों से यहाँ पर मुझे भेजा कि यहाँ पर चादर पेश की जाए। ये परंपरा को अब आगे जारी रखना है और ख्वाजा गरीब नवाज हमारी इस हाजिरी को यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नौसर घाटी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर में शुरू होने वाली ई बसों के संचालन की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया। कार्य निरीक्षण के दौरान उन्होंने ई बस सेवा से शहर को मिलने वाले लाभ, रूट प्लानिंग, यात्रियों की सुविधाओं और चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति का जायजा लिया। देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई बस सेवा शुरू होने से पहले सभी तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियों को पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया जाए ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज नौसर घाटी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर में शुरू होने वाली ई बसों के संचालन की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ई बस सेवा से शहर को मिलने वाली लाभ, रूट प्लानिंग, यात्रियों की सुविधाओं और चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति का जायजा लिया। देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई बस सेवा शुरू होने से पहले सभी तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियों को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाए ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके। उन्होंने बताया कि पुराने बस स्टैंड को पूरी तरह मॉडिफाई करवाया गया और उसे नया स्वरूप दिया गया है, जिसमें पार्किंग सिस्टम को सुचारू और व्यवस्थित बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आगे बताते हुए कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 12 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है, जिसमें सिविल व ई बस सेवाओं की तैयारियां शामिल है।
उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक ई बस सेवा का संचालन जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, स्टोर निर्माण, बसों को व्यवस्थित खड़ा करने की जगह, पानी की टंकी और यात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देवनानी ने कहा कि यह सौगात अजमेर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ई बसें पूरे अजमेर जिले में बेहतर, प्रदूषण रहित और आधुनिक यात्राओं की सौगात प्रदान करेगी। बजट अनाउंसमेंट में 100 इलेक्ट्रिक बसों का घोषणा हुई थी और उस अनुसार अजमेर में उसकी पार्किंग के लिए, स्टैंड के लिए, या नूसर में जो पहले प्राइवेट बस स्टैंड के लिए आइडेंटिफाई था, उसको मॉडिफाइड करके और इसको बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 12 करोड़ से लेकर के और 20 करोड़ तक का कुल मिलाकर के बजट का खर्चा होगा। उसमें सिविल वर्क्स भी है, इलेक्ट्रिक वर्क्स भी है और बाकी भी डेवलपमेंट का है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्च 26 तक हम इसका संचालन जनता के लिए कर पाएंगे। उसके लिए पार्किंग प्लेस भी डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बन रहा है, स्टोर भी तैयार हो रहा है, पानी की टंकी भी लगभग उस स्टेज पे आ गई है कि तैयार है, और एंट्रेंस और एग्जिट गेट भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से प्लानिंग है, यह एक अजमेर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी और ये सारी बसें पूरे अजमेर ज़िले के लिए इधर बांद्रा सिंदरी को टच करेंगे, इधर नसीराबाद उसके आगे का कुछ एरिया कवर होगा जहाँ तक अजमेर ज़िला जाता है। लेकिन अधिकांश प्लेसेस हम लोग इसके साथ जोड़ लेंगे, जिसके कारण से आम जन को, तो अजमेर ज़िले की पॉपुलेशन लगभग 20 लाख के आसपास है, उसको इससे राहत मिलेगी, परिवहन की मिलेगी। इन दिनों परिवहन लगातार बढ़ता जा रहा है और रोडवेज और बाकी बसें लंबी दूरियों पे लोग जाते हैं, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा अभाव है। इससे शहर में भी आज एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। आज व्यक्ति दोराई से शुरू करे और पंचशील तक जाए तो बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है। मैं समझता हूँ ऐसे एरियाज के लिए सिटी बसें काफ़ी ये लाभप्रद होंगी और इससे जनता को बहुत बड़ी राहत। कितनी राशि लागत है? लगभग 12 से 20 करोड़, यूँ मानेंगे अधिकतम 20 करोड़ तक इसका बजट रहने वाला है। उससे सिविल वर्क्स भी है, इलेक्ट्रिक वर्क्स भी है और बाकी भी सारे छोटे मोटे जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनने वाली सब इसमें जुड़ेंगी और 100 बसों की पार्किंग की व्यवस्था की। अजमेर में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के साथ 46,39,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चंदवरदाई निवासी सिद्दीकी ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और शिकायत के अनुसार ठगों ने उन्हें शेयर मार्केट में बड़ा फायदा दिलाने का झांसा दिया और एक फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई। इसके बाद अलग अलग 11 मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क कर 4 बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवाए गए। अजमेर में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के साथ 46,39,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। चंदवरदाई निवासी सिद्दीकी ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार ठगों ने उन्हें शेयर मार्केट में बड़ा फायदा दिलाने का झांसा दिया और एक फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई, जिसके माध्यम से अलग अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क कर 4 बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवाए गए। थाना पुलिस के अनुसार ठगों ने पीड़ित को पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई और 11 अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क करते हुए 4 बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवाए। कुछ दिनों तक बड़े मुनाफे का भरोसा दिया गया, लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिलने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने बताया कि टीम अब कॉल डिटेल, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि ऑनलाइन निवेश के नाम पर आमजन ऐप डाउनलोड न करे और संदिग्ध कॉल से सतर्क रहे। मामले की जांच फिलहाल जारी है। इफ्तिकार अहमद सिद्दीकी रेलवे से रिटायरमेंट है और उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर उनके साथ में 46,39,775 रुपए की धोखाधड़ी की गई। कैसे गया अमाउंट? कैसे? उन्होंने खुद ने जमा करवाया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। अच्छा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, उनको दिखाया गया कि आपके इतने पैसे बन गए या आपने इतने पैसे कमा लिए।
उनके नाम पे उनके साथ फ्रॉड हुआ। वो लास्ट में जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया। कितनी बार गए, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन कराए, एक बार में गए? अलग अलग ट्रांजेक्शन कराए, कम से कम भी 10 से 15 ट्रांजेक्शन। कौन से बैंक में इनका खाता था कुछ? इनका SBI में खाता। SBI में। कहाँ के निवासी सर? ये चंद्रप्रदाय नगर रामगंज से। अभी मामले की जांच श्री रवीश जी संबरिया, पुलिस निरीक्षक SHO रामगंज कर रहे हैं। ये रेलवे कर्मचारी है जी, रेलवे से टाइप। नसीराबाद में गुरुवार को छावनी प्रशासन ने 208वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। फूलागंज उद्यान और आसपास की सड़क का 24 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार पूरा होने पर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार, CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फार्मेसी चौक स्थित शहीद स्मारक पर अतिथियों ने 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और स्थापना दिवस पर लोगों को मिठाइयां बांटी। नसीराबाद में गुरुवार को छावनी प्रशासन ने 208वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। फूलागंज उद्यान और आसपास की सड़क का 24 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार पूरा होने पर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार, CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रामजी चौक स्थित शहीद स्मारक पर अतिथियों ने 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और स्थापना दिवस पर लोगों को मिठाइयां बांटी। इसके साथ फार्मेजी चौक स्थित शहीद स्मारक पर मुख्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा थे, जबकि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने 1857 की क्रांति के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहरवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के कई मार्गों की मरम्मत और री-कॉर्पोरेटिंग कार्यों की शुरुआत की गई, जिसकी कुल लागत 76 लाख रुपए निर्धारित की गई। छावनी प्रशासन के अनुसार शेष विकास कार्य आने वाले महीनों में पूरे कर दिए जाएंगे। समारोह के बाद स्कूली बच्चों, सफाई कर्मियों और स्थानीय लोगों की सहभागिता के साथ स्वच्छता जागरूक रैली निकाली गई, जिसमें छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छावनी का 208वां स्थापना दिवस है। 1818 में सर डेविड ने इनकी नींव रखी थी, तो आज लग 207 साल पूरे हो चुका, 208वां हमारा चल रहा है। तो इसके तहत नसीराबाद छावनी ने अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्य रखे थे। सबसे पहले हमने शहीदी स्मारक पे फूल अर्पण करके हमारे शहीदों को प्रणाम दिया, और इसी के साथ ही हमने स्थापना दिवस पे, ताकि नसीराबाद और तरक्की कर सके, 2 डेवलपमेंट के कार्य, एक का तो लोकार्पण करा गया और एक कार्य को समाप्त करके ब्रिगेडियर हरीश कुमार से उसका उद्घाटन कराया गया। तो फूलागंज गार्डन बिल्कुल नया बना के और उसके आसपास की सड़क को नया बना के लगभग 24 लाख की लागत से उसको बनाया गया है। आज उसका उद्घाटन हो चुका है। और इसी के साथ ही शहर में मुख्य बाजार को जोड़ते हुए जितने भी मार्ग हैं, जो कि हनुमान चौक से लेके बेरू चौराहे तक, हॉस्पिटल से लेके हनुमान चौराहे तक, सिटी थाने वाला सड़क, जहाँ BR अम्बेडकर से लेके मुख्य मार्ग तक, जितने भी ऐसे मार्ग हैं, लिंक रोड हैं, इसको नया डामरीकरण करना, रीकारपेटिंग करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, आज MLA साहब ने उसका लोकार्पण कर। पर्वतीय समाज ट्रस्ट अजमेर ने घोषणा की है कि श्री अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम धर्मशाला पुष्कर अजमेर के द्वितीय तल का लोकार्पण समारोह 23 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। वहीं राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और राज्य धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के OSD श्री सुशांत पंत द्वारा किया जाएगा। पर्वतीय समाज ट्रस्ट अजमेर ने घोषणा की है कि अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम धर्मशाला पुष्कर अजमेर के द्वितीय तल का लोकार्पण समारोह 23 नवंबर 2025 को रविवार को किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। वहीं राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और राज्य धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत विशिष्ट रूप में अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के OSD श्री सुशांत पंत करेंगे। डॉक्टर तगाड़ी ने जानकारी दी कि द्वितीय तल के निर्माण के लिए 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे,
जिसके निर्माण कार्य को नगरपालिका पुष्कर ने पूरा करवाया। वहीं रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउंडेशन किशनगढ़ द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता से लगाई गई लिफ्ट का भी इसी दिन उद्घाटन किया जाएगा। समारोह के दौरान उत्तराखंड आश्रम पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया जाएगा और ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ ट्रस्टी, सहयोगी व गणमान्य सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा और देश भर से आजीवन सदस्यों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड आश्रम का ये द्वितीय तल का लोकार्पण कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी डेट 23 नवंबर 2025 की गई है। और इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह जी धामी पधार रहे हैं। साथ के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत, जो जल संसाधन विभाग के मंत्रालय और स्थानीय विधायक भी हैं पुष्कर के, वो पधारेंगे। और श्री ओंकार सिंह जी लखावत, जो अध्यक्ष हैं राजस्थान प्रोन्नति प्राधिकरण के, वो भी इसके विशिष्ट अतिथि हैं। साथ ही साथ श्री सुधांशु पंत, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कलेक्टर साहब लोकबंधु जी, वो भी इस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम कब और कब है? 23 तारीख को कितनी बजे और कहाँ आएगी? कार्यक्रम 23 तारीख को यहाँ जो प्रारंभ होगा, जो हमारे पास शेड्यूल आया है उसके हिसाब से 12:10 पे यहाँ कार्यक्रम में पहुँचेंगे, शार्प 12:10 पे पहुँचेंगे और 12:10 से 1:10 तक वो यहाँ पर कार्यक्रम में हमारी जो शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में, लोकार्पण कार्यक्रम में। और उसके बाद उनका लंच का कार्यक्रम है, जो 40 मिनट जो रिजर्व छोड़े उन्होंने 1:50 तक वहाँ यहीं उनका। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।